हेलो स्टूडेंट, फिर से हम आज आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो सेकंड सेमेस्टर में ये जो एग्ज़ाम में ये मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट 3 से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है कि 3 क्वेश्चन, इवन मोर देन 3 क्वेश्चंस, ये जस्ट इट्स होप दैट कि ये आएगा 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम। तो इसीलिए जो है डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छी तरह से करना है। एक्चुअली इसमें डी एंड एफ ब्लॉक में थोड़ा टेक्निकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का जो एंटर होता है पेन अल्टीमेट में, और ये जो इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, ये थोड़ा टेक्निक है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस बार का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सम डाउट्स, और यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो कि अनेबल टू एक्सप्लेन क्लियरली। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लियरली इसके रीजन्स को, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या कलर्ड आयन क्यों देता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका वेरिएबल क्यों होता है, या मेटल्स हैं तो हार्ड मेटल क्यों होता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, इसका एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्यों होता है। तो ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बच्चों को हम जो दिख रहा है प्री बोर्ड में कि बच्चों को ये क्लियर कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये बच्चों को ये क्लियरली आराम से बैठ के उसको कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है कि किस तरह से क्या डिफरेंस है डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, और डी ब्लॉक का जो दैट इज़ एक्टिनॉइड एंड जो लेंथेनॉइड का एफ ब्लॉक में आता है, एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड, दैट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को हमको पॉइंट आउट करके ठीक से पढ़ना है, पॉइंट वाइज हमको इंडिकेट करके फाइंड आउट करना है जो ये जो पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर हॉट and you have to and we have to discuss about it and students be careful about that। आपको इसको केयरफुली, इसको अच्छी तरह से रिवीजन करना है कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। सो टेक्निकली जो केमिस्ट्री में जो वर्ड होते हैं, की वर्ड्स, वो उसको यूज़ करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या आता है, यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है, दे अनेबल टू एक्सप्लेन इट, दे अनेबल टू पुट द की वर्ड्स, तो कीवर्ड्स का नहीं लिख पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए इसको प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरह से डी एंड एफ ब्लॉक जो है अच्छी तरह से पढ़ें, चैप्टर वाइज, मतलब पॉइंट वाइज यू हैव टू स्टडी, और इसको 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपका कवर हो जाएगा। इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन आप अच्छी तरह से उसको एफर्ट दे के पॉइंट वाइज उसको पढ़िए एंड क्लियर द कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी आप आंसर लिख पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। तो आज आते हैं कुछ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में पहले डी ब्लॉक का स्टार्ट करते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देखिए। तो पॉइंट में हमने कुछ पॉइंट्स दिया है, इस पॉइंट को आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबको आपको याद रखना है। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का, उस एटम का, दैट एंटर्स इनटू n-1 d सबसेल, n-1 d सबसेल में आएगा। n-1 d सबसेल का मतलब हुआ पेन अल्टीमेट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर वाला जो सेकेंड आउटर मोस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेन अल्टीमेट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 d सबसेल। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये एक तरह से आप बोल सकते हो डी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन है कि डी ब्लॉक जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो जो एंटर करेगा n-d सबसेल में, n-1 d सबसेल में। तो ये याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप, दैट इज़ द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट, इसी को हम थोड़ा सा फिर से अनदर वर्ड आपको लिखे हैं कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा दैट इज़ कॉल्ड पेन अल्टीमेट सेल। सेंस वही है, मीनिंग वही है, लेकिन वर्ड थोड़ा सा हम चेंज किए क्योंकि कभी कभी ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करेगा पेन अल्टीमेट सेल में। सो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स
दे आर नोन एज, मोस्टली नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन में कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि डी ब्लॉक में हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइक आपको यहाँ दिख रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट में है, प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि ये जो है डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल आपका कंप्लीट फील्ड, आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ डाला है जिंक का, यहाँ पे आर्गन 4s2 3d10, तो ये जो है 3d ये कंप्लीट फील्ड है, ये भी कंप्लीट फील्ड है, ये भी कंप्लीट फील्ड है। तो ये जो कंप्लीट फील्ड है ऑर्बिटल का, दैट्स वाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कंसीडर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को में नहीं करते हैं, ऑल्दो दे आर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होता। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन डी ब्लॉक विच एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आपका आंसर ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आ जाते हैं। देयर इज स्मॉल, अब क्या है यहाँ पे देखो, स्मॉल एनर्जी गैप होता है 4s एंड 3d। ये जो आप देख रहे हैं 4s एंड 3d, इसके बीच एनर्जी गैप कम होता है। तो जब कम होता है दोनों के बीच एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन 4s एंड 3d। ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है ये कम होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप और ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजीली हो पाता है क्योंकि एनर्जी गैप स्मॉल है। तो फॉर दिस रीजन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक रीज़न है। तो ये हमारा एक आया 4s एंड 3d के बीच जो है गैप जो होगा एनर्जी गैप कम होता है। ये क्लियर हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट में, ये हमने कुछ आउटलाइंस दिए हैं, दैट इज़ डी ब्लॉक का सीरीज़ होता है। जैसे ये जो है ये हमारा कल आएगा, ये सीरीज़ जो है ये फर्स्ट सीरीज़ हुआ, सेकेंड सीरीज़ हुआ, थर्ड सीरीज़ हुआ, फोर्थ सीरीज़ हुआ। तो ये 3D सीरीज़ है, ये 3D सीरीज़ है, ये इसका 3D का फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सीरीज़ होते हैं 3D के। हाउ मेनी सीरीज़, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाउ मेनी सीरीज़ इन दैट इज़ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक में हमारा जो है 4 सीरीज़ आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 3D 4D। देखिए यहाँ पे जब अगर 4s है मतलब इसको हम लोग 3D बोलेंगे, तो ये 3D का हमारा आ जाता सीरीज़ 4D 5D एंड 6। यहाँ पे देखिए 6, एक एक कम होगा, 3D 4D 5D एंड 6। तो ये सीरीज़ हुआ 3 4 5 6। ये D जो है हमारा डी ब्लॉक का सीरीज़ है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीरीज, दैट इज़ 3 4 5 एंड 6, दैट इज़ 4 सीरीज़ हुआ इसका। तो क्लियर है, ये आपको समझ में आया। 3D 4D 5D एंड 6D ये हमारा सीरीज़ है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए 4 टाइप का सीरीज़ हो गया, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे हम आप मान लीजिए इसका फर्स्ट सीरीज़ देखते हैं, ये 3D का फर्स्ट सीरीज़ है, मान लीजिए सब में 3D है, देख रहे हैं। तो ये 3D का फर्स्ट सीरीज़ है, दिस वन फर्स्ट सीरीज़, ये सेकेंड सीरीज़, ये थर्ड सीरीज़ एंड ये 3D का फोर्थ सीरीज़। इट मीन्स दैट जैसे 3D का हम लोग मानते हैं तो ये यहाँ 4 है, दैट इज़ एक कम करते जाइए, दैट इज़ 3, ये हो गया 4, यहाँ एक कम करिए 5 - 1 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 3 4 5 एंड 6 इस तरह से। तो क्लियर है, ये तो समझ में आया। अब ये देखिए आउटलाइन में हमने डाला है, इसको भी एक दिमाग में रखना है। दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट होता है 21 स्कैंडियम, टिटानियम 22, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड जिंक। तो इस तरह से आते रहेगा, ये कंटिन्यूसली इस तरह से आएगा, जिसका डिटेल हम फिर अगला ए में आगे का प्रोसीड जैसे जैसे आगे करेंगे इसका डिटेल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट सीरीज़ है ये, फिर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड सीरीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तीनों जो चारों सीरीज़ है, एक एक करके चारों सीरीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में,
उसका डिस्कस करेंगे कि 2-3 यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। जैसे इस केस में आप देखिए तो क्रोमियम एंड कॉपर में एक्सेप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी एक आउटलाइन हम लोग आज ड्रॉ किया है, आउटलाइन को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम का यहाँ देखिए आर्गन का दिखा रहे हैं, आर्गन 4s2 3d1, यहाँ से शुरू होता है स्कैंडियम, दैट इज़ दिस वन, फर्स्ट वन 21 ये आया। लास्ट जो है यहाँ जिंक, दैट इज़ आर्गन, यहाँ पे देखिए फिर से 4s2 3d10। तो ये 4s2 3d1 से लेके 4s2 3d10 तक ये आके कंप्लीट होता है यहाँ पे। मीन्स यहाँ से जो है 4s2 3d1 और ये आके यहाँ पे आएगा 4s2 3d10, यहाँ पे आके कंप्लीट होगा। इसी तरह से ये सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, फोर्थ सीरीज़ भी आएगा। तो ये हम स्कैंडियम का दिए, जिंक का दिए, दैट इज स्कैंडियम फर्स्ट वन एंड जिंक लास्ट वन का दिए। इसका देखिए फिर सेकंड सीरीज में जो आता है इट्रियम का, दिस वन इट्रियम, तो इट्रियम का देखिए यहाँ पे फिर डाले हैं, दैट इज क्रिप्टन, फिर आया है 5s2 3d1, फिर कैडमियम में देखिए क्रिप्टन 5s2 4d10। तो ये 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 1 से लेके ये कहाँ तक गया, 10 तक आया, इसमें भी एक्सेप्शन आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट में थर्ड में आता है लेंथेनम, लेंथेनम से लेके हॉफनियम। तो यहाँ लेंथेनम देखिए फिर जेनॉन है 6s2 5d1, और ये लास्ट जो है एलिमेंट है मरकरी, इसमें इस सीरीज़ में फर्स्ट है हॉफनियम, लास्ट वन इज दैट इज़ मरकरी। तो मरकरी में देखिए फिर जेनॉन आ गया 6-2, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, नाउ 5d1, नाउ 5d10, ये 10 तक कंप्लीट कर रहा है। फिर नेक्स्ट में फोर्थ जो सीरीज़ है, फोर्थ सीरीज़ में जो आपका है एक्टिनम, यहाँ एक्टिनम दिए हैं। रेनॉन का देखिए यहाँ पे रेनॉन से लेके 7s2 6d1, और यहाँ पे जो है कॉपरनिकम जो है ये यहाँ पे इस जगह में दैट इज़ रेनॉन 7s2 6d10, यहाँ भी इस तरह से कंप्लीट किया 2 से लेके 10 तक। तो इस तरह से ये फर्स्ट एंड लास्ट, इसका फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सारा ये जो चारों सीरीज़ का हमने यहाँ पे आपको दिया है। तो ये आपको मोटे तौर पे आपको ये थोड़ा सा कोशिश करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका दिमाग में रहे, और एक एकदम जो है क्लियरली ये हमने सिस्टमेटिकली वे में आपको दिया है, सो दैट कि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली है कि यहाँ पे 4s है, 4s2 होगा, मैक्सिमम 2 होता है, स्टार्ट होगा 3d1 से लेके, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, दैट इज़ 4s2 3d10। तो यहाँ 4s, ये 5s, ये 10 तक जाएगा, यहाँ पे 6s, यहाँ पे 10 तक जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में है 4s 3d, 5s 4d, 6s 5d, 7s 6d। तो ये आप जो देख रहे हैं ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न में गया है। तो ये सिस्टमेटिक पैटर्न में होने के कारण आपको को लर्न करने में, आपको दिमाग में रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें याद भी नहीं करना है। ये सिर्फ खाली ये ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज़ है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, स्कैंडियम से, और ये थोड़ा सा ये स्टार्टिंग बिगिनिंग जो है वो आपको ध्यान में रखना। सिर्फ ये याद रहने से, स्टार्टिंग जो है वो याद रहने से भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS 1 to 2, N-1 1 to 10। तो ये जितने भी आज हमने अभी जो बोर्ड में मैंने दिया है आपको, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, और ये जितने भी हैं ये आपको कंसोलिडेट पॉइंट्स हैं, एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड एवरीथिंग। ये सारे आपको याद रखना है। हमने जो इस बार इस वीडियो में आपको एक कंसोलिडेट करके एक कॉन्क्रीट वे में हमने डाला है, और शॉर्ट में, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी ना हो और एकदम क्लियर पिक्चर बना रहे, और उसी में से आपको मोस्टली जो है क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट, और आप इसको क्लियर करके इसको ध्यान में रख के पढ़ना है आपको। सो दैट्स वाई ये वीडियो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें, देखें, उसको लिखें भी। तो ये ध्यान में रखना है कि लिखना है, नहीं तो अदरवाइज इफ यू वांट टू सिर्फ रीड आउट एंड देन यू try to write finally in your exam, so obviously there will be some slip out, some points you have to, obviously you have to remember it, you have to write it, otherwise in an exam obviously you will slip out, वहाँ छूटेगा आपका। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग। ओके, तो आगे का पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट जो है हम लोग देख लिए हैं अभी क्या क्या था इम्पोर्टेंट उसका। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, जो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक का बात करें डी ब्लॉक का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है।
कि जनरल व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है डी ब्लॉक का। तो देखिए दे फर्स्ट में हमने दिया है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन भी बनता है, तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। नाउ सेकेंड वन दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है ये हार्ड मेटल होता है मोस्टली, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका भी रीज़न है क्यों है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ कैटाइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स आर कैटाइंस, ऑब्वियसली मेटल जो भी फॉर्म करेगा कैटाइन फॉर्म करेगा। एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ही इसका जो है हार्डनेस बढ़ता है। जैसे जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा जितना ज़्यादा उसका हार्डनेस मेटल का या उस एलिमेंट का हार्डनेस उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है इट ऑल्सो ये जो कारण है इसका ये इट डिपेंड्स अपॉन दैट इज़ अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये हाई एमपी एंड बीपी होता है। इसका भी डिस्कशन हम लोग लास्ट में और थोड़ा डिटेल में बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम का। देखिए यहाँ पे दैट इज़ कॉपरनीशियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम आर नॉट मैलेबल, ये मैलेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होता है, हार्ड क्यों नहीं होता है, मैलेबल क्यों नहीं होता है, मेटल का जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो क्यों नहीं होता है ट्रांजिशन मेटल का, क्यों? इसका रीज़न ऑब्वियसली है कि ये जो 3D में ऑर्बिटल है ये कंप्लीट फील्ड रहता है, सबका आउटर मोस्ट में 3D 4D 5D ऐसे करके जो सबका आउटर मोस्ट जो है ये आपका क्या रहेगा, दैट इज़ कंप्लीट फील्ड रहेगा। ठीक है, इस 4 5 6 7 तो 4D आता है, ये 5D में आता है, ये 6D में आता है, ये 7D में आएगा। तो इस तरह से ये आउटर मोस्ट जो है हमारा कंप्लीट फील्ड रहता है इसका, डी ऑर्बिटल का, नॉट आउटर मोस्ट, इससे डी ऑर्बिटल ये कंप्लीट फील्ड रहता है। आउटर मोस्ट में 10 रहेगा सबका, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पेयर्ड में रहता है, दैट्स वाई ये नॉट मैलेबल होगा। अब आ जाइए डेंसिटी में। एट फर्स्ट ये डेंसिटी जो होगा पहला इंक्रीज करेगा और यहाँ से डिक्रीज़ करेगा, ये सबसे कम है ग्रुप 3 में। ये ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है या 3D स्टार्ट हो रहा है, 3 से लेके इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। मैक्सिमम जो होगा यहाँ ग्रुप 8 में मैक्सिमम होगा डेंसिटी, फिर अगेन ये डिक्रीज होके मिनिमम सबसे लीस्ट आ जाएगा, ग्रुप 12 में आके लीस्ट होगा। तो ये भी याद रखना एक तरह से कि एट फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज, इंक्रीज यहाँ से शुरू होगा, लोएस्ट यहाँ पे है, ग्रुप 3 यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से मेरा स्टार्ट भी है, यहाँ से कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप 8 में आएगा और ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे लीस्ट आ जाएगा, कम होते जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, दैट इज़ ग्रुप 12 में। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अगला कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, जो 4 सीरीज़ होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ 3D 4D 5D एंड 6D। तो ये 4 सीरीज़ होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, जो हम लोग सीरीज़ वाइज डिस्कस किए थे। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक फिर से आते हैं यहाँ पे, दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस जो है इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करता है। दे ऑल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसका जो मेटेलिक बॉन्ड्स हमने जो कि इसके पहले ही हम जस्ट डिस्कस किए थे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है या हार्ड मेटेलिक कैरेक्टर ये स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है, और ये स्ट्रेंथ भी इसका जो मेटल होते हैं बेसिकली ये हार्ड होते हैं। तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने इसके जस्ट पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं इसमें, देखिए दे हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, इट मीन्स दैट ये जो एलिमेंट्स हैं वी कैन यूज़ एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न आता है, इसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ से आता है। नेक्स्ट में आ जाता है डी ब्लॉक जो है गेट। ये जो इसमें आए गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड विथ डिफ़िकल्टी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल का जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं, सीरीज़ वाइज जाते हैं। सीरीज़ में जैसे 3D है, 4D का सीरीज़ है, 5D का सीरीज़ है एंड 6D का। तो
तो ये जो चारों सीरीज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो सीरीज वाइज वो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो इसका एक जो है ग्राफ देके, थोड़ा सा ग्राफ देके हमने कोशिश किया है इसको ये याद रखने के लिए कि यहाँ देखिए जिरकोनियम से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिर आया, फिर इस तरह से लास्ट वन, खाली सिर्फ लास्ट जो लोएस्ट है वो सिर्फ याद रखिए। सिर्फ मेरा मकसद है ये दिखाना कि इसलिए कि आप लोएस्ट याद रखिए। यहाँ लोएस्ट में आपका है, देखिए यहाँ सिल्वर है, ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हुआ। दैट्स वाई हमने यहाँ लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर। फिर यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में भी, यहाँ पे सेकेंड जो नेक्स्ट सीरीज़ है इसमें मैंगनीज जो है लोएस्ट आता है। यहाँ पे जो मैंगनीज है लोएस्ट में आएगा, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो है इसका सबसे ज़्यादा कम होगा लोएस्ट में। तो ये दो याद रखना है। यहाँ भी देखिए हमने लिखा है लोएस्ट एमपी इन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो सिर्फ डी और यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट, इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, क्योंकि ये मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा मरकरी का, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है सिल्वर का। तो इस तरह से ये जो है ठीक से हमको कंसेप्ट वाइज क्लियर करके इस तरह टू द पॉइंट्स हमको याद रखना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा और ये ध्यान रखना। तो एक ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को हमको रीड आउट करना है, ठीक से समझना है। तो इस तरह से हमारा इसमें आगे जाके हमको कोई जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा इसमें, और वी कैन ईजिली राइट द आंसर्स। ओके, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। अब आगे प्रोसीड हम लोग फिर से नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन। तो नाउ हम लोग जो है डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसका रीज़न देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रीज़न है कि एज द नंबर ऑफ, ये थोड़ा टेक्निकली आपको समझना है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ऐड होते जाएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, तो वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। ये याद रखना मीन्स बढ़ते गया 1 2 3, मान लीजिए डी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल में ये 5 है, 1 2 3 5, तो ये 1 आया, तो 1 आया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शुरू में कम होगा, फिर 2 आया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, फिर 3 में आएगा तो और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर 4 में आएगा तो और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर 5 में आएगा तो और मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे जो 5 आया D5 ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद जो पेयरिंग होगा ये वो तब हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होना शुरू करेगा। तो जो मैक्सिमम है ये यहाँ पे आएगा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड देन डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। क्लियर। आफ्टर D5, ये जो D5 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये D5 होगा उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट है, इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं। D5 के बाद तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा नहीं। तो जब बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा एंड देन ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट फिर स्टार्ट टू डिक्रीज, वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। या इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना, ये आपका टेक्निकल वर्ड है, एकदम क्लियर है। हमको इसमें आप अगर अच्छी तरह से सुनेंगे, इसको समझेंगे तो ये आपका कंसेप्ट वेरी इजी, बहुत ही आसान है और याद भी रहने वाला कंसेप्ट है, कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट में। ये क्लियर हो गया मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ मेटल का जो प्रॉपर्टी है, हार्ड होता है, क्यों होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ये भी क्लियर हो गया ऑब्वियसली है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, तो इसका रीज़न ये हो गया। नाउ ये आ जाते हैं सेकेंड नेक्स्ट में, एटॉमिक साइज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एटॉमिक साइज विथ, देखिए ये टर्म्स लाइन को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं विथ ट्रांजिशन सीरीज। जब हम ट्रांजिशन सीरीज में बढ़ते हैं तो क्या होता है, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। साइज बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, साइज छोटा होगा तो रेडियस छोटा होगा, कम होगा। तो यही है एटॉमिक रेडियस जो होगा इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होगा, कम होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होगा, जो है दैट इन ट्रांजिशन सीरीज द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इन द बिगिनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि एटॉमिक ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस जो है शुरू में कम है, कम मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो बिगिनिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो इंक्रीज़ होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है,
तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे समझिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा इन द बिगिनिंग तो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, स्कैंडियम से इधर जिंक की ओर, तो जिंक से पहले क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ेगा इन द बिगिनिंग, और इस तरह से साइज जो होगा हमारा ये कम होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज हाउएवर विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे n-1d सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू होगा, इट मीन्स दैट जब इलेक्ट्रॉन्स d सबसेल में आना शुरू होगा तो क्या होगा, तब उस समय स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो आना शुरू होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो इंक्रीज करेगा क्योंकि आउटर मोस्ट में डी है, डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, एक तरह से आगे में खड़ा हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब डी ऑर्बिटल में जब एंटर कर रहा पेन अल्टीमेट में, तो क्या हो जा रहा, पेन अल्टीमेट में जब इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो रहा है, वहाँ पे फिलअप होना शुरू हो रहा है, तो न्यूक्लियस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, एक तरह का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण डी इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होता है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन डी ऑर्बिटल, आप ऐसे समझिए, तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। शुरुआत में बढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। आप ऐसे समझिए जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज़ वो बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। लेकिन आफ्टर सम कुछ के बाद क्या होता है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू करेगा इस डी सबसेल में, तो क्या होगा, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्रिएट होगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, एक तरह का प्रिवेंट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसका इफेक्ट जो है कम होना शुरू होगा। तो ये एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहा है, इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इस तरह से जो साइज जो है जिस रफ्तार से जा रहा था वो फिर उस वे में जाएगा नहीं, तो साइज फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये एटॉमिक साइज को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हमारा डिक्रीज जो है करता है आगे। इन द बिगिनिंग शुरुआत में डिक्रीज करेगा, लेकिन कब तक करेगा, जब तक जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका डी ऑर्बिटल में एंटर नहीं किया। जैसे जैसे एंटर करेगा इसमें, तो हमारा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा तो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह से इसका रीज़न को आपको समझना है। ओके, आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। आगे इसको और डिटेल हम लोग करेंगे अभी। ओके, तो इसको हम जो एटॉमिक साइज है, अगेन हमको लगता है आप थोड़ा कहीं कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए इसको हमने ये जो टेबल है, चार्ट है, इसमें हमने दिखाया ये पिकोमीटर के हिसाब से साइज़ है, एटॉमिक साइज पिकोमीटर इन पिकोमीटर। तो अगर आप ये टेबल देखें, ये चार्ट देखें, तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो एटॉमिक साइज देख रहे हैं आप 144 पिकोमीटर है, फिर 132, फिर 122, 117, 117, 117। तो यहाँ से मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ होते जा रहा है, और इस जगह आके कांस्टेंट हो गया, यहाँ ये कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूट्रलाइज हो रहा है। जो हमने कहा था, आपको डिस्कस किए थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल का पेन अल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू होता है, तो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, एक तरह से रिपल्सन होता है, वो एक तरह से क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो अट्रैक्ट करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसके कारण से ये क्या होता है, धीरे धीरे ये घटना कम हो जाता है, ये कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से कम होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू हो जा रहा है तो ये पे क्या होगा, धीरे धीरे ये कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे आके लोएस्ट लिस्ट, यहाँ सबसे कम हो गया, दैट इज़ यहाँ लोएस्ट आ गया। तो ये इस जगह हमारा लोएस्ट आ गया, सॉरी यहाँ पे नॉट दिस, ये पोजीशन हमारा लोएस्ट आ गया, ये 115।
तो इस तरह से अब क्या होगा, जैसे जैसे उसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण से क्या होता है, वो जैसे जैसे d ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तो वो अब डोमिनेंट, अब यहाँ से क्या होगा, डोमिनेंट होना शुरू होगा। तो वैन द, इसीलिए हमने यहाँ लिखा द रिपल्सन। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर आगे आउटर मोस्ट में पेन अल्टीमेट में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कंटिन्यूसली करेगा, तो अब ये क्या होगा कि ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन इंट्रैक्शन होगा बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पेयरिंग होना शुरू होगा D5 तक मान लीजिए गया, तो D5 तक तो ठीक है, D5 तक का हमारा आया। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा यहाँ पे धीरे धीरे ये न्यूट्रलाइज होगा और ये कांस्टेंट आएगा। फिर जब जैसे जैसे यहाँ पेयरिंग होना शुरू होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन डी सबसेल, ये डी सबसेल में जब पेयरिंग होगा ऑर्बिटल में, तो इस ऑर्बिटल में जब पेयरिंग होना शुरू करेगा तो धीरे धीरे अब क्या होगा, ये कम होना शुरू करेगा। तो इस तरह से यहाँ आके ये लोएस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए द रिपल्सन इंट्रैक्शन जो है ई का, यहाँ पे हमारा लोएस्ट आ गया। उसके बाद ये डोमिनेट होगा, पेलेंडियम बिकम्स डोमिनेंट टुवर्ड्स द एंड। अब धीरे धीरे ये डोमिनेंट होगा, फिर से यहाँ इंक्रीज करेगा। तो आपको ये समझ में आया क्या एक्चुअली बेसिकली। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे डी में आना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो शुरुआत में क्या हो रहा है कि हमारा एटॉमिक साइज घट रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, साइज कम छोटा होना शुरू होता है, ये आपका घट रहा है। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब क्रिएट होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो वो एक तरह का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है विच ट्राई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस न्यूक्लियर चार्ज जो शुरू में था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के कारण ये शुरुआत में धीरे धीरे कांस्टेंट और कांस्टेंट होते होते कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ये लोएस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है, आफ्टर दैट यहाँ आने के बाद फिर से डी ऑर्बिटल में फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली पेयरिंग होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पेन अल्टीमेट में, तो नाउ अब यहाँ से रिपल्सन शुरू होगा। तो यहाँ दिए पेन अल्टीमेट सेल बिकम डोमिनेंट, ये डोमिनेंट हो रहा है टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ से हमारा डोमिनेंट होना शुरू हुआ, सीरीज विच कॉजेज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो फिर से यहाँ से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो इट मीन्स दैट शुरुआत में हमारा घटा कांस्टेंट, फिर थोड़ा और घटा, फिर बढ़ा, ये देखना। तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है, यहाँ न्यूट्रलाइज हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। अब इसके बाद फिर से क्या होता है, यह धीरे धीरे फिर लोएस्ट आएगा। अब इसके बाद फिर जैसे जैसे पेन अल्टीमेट में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उस आपस में जो उस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, और जिसके कारण से फिर ये डोमिनेंट हो जाएगा ये पार्ट, दैट इज़ डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो रिपल्सन क्रिएट होगा। तो इसके कारण से क्या होता है, एंड में जाके ये फिर से बड़ा हो जाता है। तो एटॉमिक साइज फिर से इंक्रीज होगा और अप टू यहाँ 125 पिकोमीटर जिंक में आके रुकता है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है ये पॉइंट्स। इसी को आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, बट यूज दिस टेक्निकल टर्म्स, डी ऑर्बिटल्स कैसे है, पेन अल्टीमेट में कैसे इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब वर्ड का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आई थिंक नाउ अब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आगे आ जाइए, इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हमने पूरा क्लियर करके लिखा है, तो इसको याद रखना है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। इसके बाद लास्ट नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आगे जो हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आई थिंक ये यहाँ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आप इसको अच्छी तरह से कवर अप करिए। आई थिंक जो भी वीक पॉइंट है स्टूडेंट, प्लीज़ you just determined, okay, you just study, you focus on your weak points and try to improve it, okay. Now